नमस्कार। संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम आपके सांसद में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। आपके सांसद की इस कड़ी में हम आपको लेकर जा रहे हैं मध्य प्रदेश की नर्मदापुरम सीट की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं नर्मदापुरम के माननीय सांसद उदय प्रताप सिंह जी। उदय जी, आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। उदय जी, आपसे चर्चा की शुरुआत में इस तरह करना चाहूँगा कि जो नाम था आपकी जो संसदीय सीट है, होशंगाबाद सीट है, उसका नाम नर्मदापुरम हुआ है। अभी फरवरी में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी हो गई है, तो इसके पीछे क्या सोच है सरकार की? मुझे लगता है बड़े बरसों का एक संवेदनशील मामला था और यहाँ कभी अर्ली 1800 की शुरुआत में होशंग शाह एक लुटेरा था। उसने यहाँ पर आते समय लूटपाट करी और इसका उस समय जो गांव रहा होगा उसका नाम होशंगाबाद करके चला गया। तो लोगों को बड़ा लगता था कि अतीत की एक चीज़ ऐसी कुरीति थी कि उनका इसको बदलना चाहिए। पहले नर्मदापुर गांव था, होशंगाबाद कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया तो उन्होंने अभी नर्मदा जयंती के दिन इसका अनाउंसमेंट किया, नर्मदापुरम नोटिफिकेशन किया और हमारा ज़िला, हमारा संभाग, हमारा तहसील, शहर, सारी चीज़ों में परिवर्तन होकर नर्मदापुरम हो गया। प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार को नोटिफिकेशन के लिए भेजा है। पार्लियामेंट के अंदर मैंने भी इस इशू को रेज़ किया है, स्पीकर साहब से भी आग्रह किया है कि जल्दी लोकसभा के अंदर और हमारी जो इलेक्शन की साइड है उस पर भी इसको होशंगाबाद से नर्मदापुरम कर दिया जाए, जिससे अंतिम रूप से लुटेरे होशंग शाह को हम विस्मृत कर सकें और नर्मदापुरम के गौरवशाली नाम के साथ हम इसको आगे बढ़ा सकें। होशंगाबाद के वर्तमान सांसद उदय प्रताप सिंह का जन्म 9 जून 1964 को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के लोलड़ी गांव में हुआ। इन्होंने जबलपुर के मॉडल स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद इन्होंने सागर यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया। इनके पिता नहीं चाहते थे कि उदय प्रताप सिंह पॉलिटिक्स में जाएं, लेकिन इनकी किस्मत को यही मंजूर था। मेरे पिताजी बड़े सख्त नियम पसंद आदमी थे और अपनी शर्तों पे जीने वाले व्यक्ति थे और मुझे लगता है कि उनके हिसाब से मुझे राजनीति में नहीं आना चाहिए था। अर्ली 70s में उन्होंने जबलपुर पढ़ने भेजा। मैं हॉस्टल में था, वहाँ मैं प्रेसिडेंट बना। मुझे लगता है कि जो नियति है वो आपका पीछा करती है। मैं स्कूलिंग करने के बाद कॉलेज में आया, सागर यूनिवर्सिटी का कॉलेज था वर्मान, मैं वहाँ फिर प्रेसिडेंट बना आके। और क्या परिस्थितियाँ रहती होंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सहज रूप से लोग मुझे चुनते थे। तो मैंने एक दलगत राजनीति को एक अपना चुना, उसके सहारे मैंने कहा चीज़ों को आगे बढ़ाना है। मैं बहुत छोटी उम्र में 94 में इस जनपद का अध्यक्ष बना मैं 28 साल की उम्र में। बाद में फिर एमएलए बन गया। एमएलए के बाद परिस्थितियाँ ऐसी हुई, मुझे अवसर मिला पार्लियामेंट में जाने का। लोकसभा 1 बार गया, 2 बार गया, जब तीसरी बार पार्लियामेंट के अंदर हूँ। तो मुझे लगता है ये नियति में था, ये तय था कि मुझे लोगों की सेवा करना है। उदय प्रताप सिंह 2009 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 2013 में इन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ये बीजेपी में शामिल हो गए। मई 2014 में इन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और दूसरी बार 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए। मई 2019 में ये होशंगाबाद नरसिंहपुर सीट से लगातार तीसरी बार 17वीं लोकसभा के लिए चुने गए। मैं उदय प्रताप सिंह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। सांसद उदय प्रताप सिंह के मुताबिक अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहना और उनसे सीधा कनेक्ट बनाना इनकी कामयाबी का राज है। एक बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम सांसदों का एक ग्रुप था, उन्होंने कहा कि उदय से सीखो कि लोग इसको कितना प्यार करते हैं, कितने इसकी कनेक्टिविटी, कितनी अप्रोच कितनी अच्छी है लोगों के साथ। बोले इसके जाति के कम लोग होने के बाद में भी ये लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। बोले इससे चीज़ें सीखना चाहिए। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मुझसे ये कहा, मुझे लगा कि नीचे की चीज़ें भी पहुंचती हैं। आप जो कर रहे हो वो ग्रॉस रूट लेवल की चीज़ भी ऊपर जाती है।
बकौल उदय प्रताप सिंह, राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी समझौता नहीं किया। हमारा आदर्श हमारा राष्ट्रवाद है, उसको सामने रखकर हमने काम किया और मुझे लगता है वो चीज़ लगातार अंदर चलते चलते एक समय ऐसा आया कि जब परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हो गई, मैं चाहकर भी कांग्रेस के अंदर एक दिन नहीं निकाल सकता था, तब मैंने इस सांसद पद को त्याग किया। मेरे मन के जो भाव हैं उस पर जब दूसरी चीज़ें हावी होने लगीं, मुझे लगा कि त्याग करके घर चले जाना ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए मैं सोच सकता हूं कि व्यक्ति की बजाय राष्ट्रवाद का प्रभाव मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ज़्यादा रहा है। उदय प्रताप सिंह संसदीय कार्रवाई के दौरान काफी सक्रिय रहते हैं। 16वीं लोकसभा में इनकी उपस्थिति 89% रही, जबकि 17वीं लोकसभा में अब तक इनकी अटेंडेंस 90% है। इन्होंने 16वीं लोकसभा के दौरान 71 चर्चाओं में हिस्सा लिया और 17वीं लोकसभा में 47 चर्चाओं में हिस्सा लिया है। 16वीं लोकसभा के दौरान इन्होंने जनहित से जुड़े 257 सवाल पूछे, जबकि 17वीं लोकसभा में अब तक ये 128 सवाल पूछ चुके हैं। वर्तमान में ये सरकारी उपक्रमों संबंधी स्थायी समिति, रसायन एवं उर्वरक संबंधी संसदीय समिति के सदस्य हैं। ये रेल मंत्रालय की सलाहकार समिति के भी सदस्य हैं। सांसद उदय प्रताप सिंह के मुताबिक लगातार बढ़ती जनसंख्या देश की सबसे बड़ी समस्या है और इस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। लोकसभा के अंदर, लोकसभा के बाहर मैंने एक मेमोरेंडम बनाया एक बार। लोकसभा के गेट पर खड़े होकर मैं लगभग 150 सांसदों से, 7 दलों के 150 सांसदों से उस पर हस्ताक्षर कराए कि इस देश में जनसंख्या पर कानून बनना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जागरूकता अभियान के माध्यम से हम टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे। अगर सरकार का थोड़ा सा सहयोग उसमें हो जाएगा और एक आंशिक रूप से भी हम कोई कानून बना पाएंगे, मुझे लगता है जनसंख्या को हम रोक, जब तक इस देश की जनसंख्या हम कम नहीं करेंगे तब तक चुनौतियां बनी रहेंगी। सांसद बनने के बाद उदय प्रताप सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में सबसे पहले नहरों की लाइनिंग पर फोकस किया। मुझे गर्व है कि मेरे क्षेत्र की जनता ने जो मुझ पर भरोसा किया। मैंने लगभग 1800 करोड़ की लागत से नहरों की लाइनिंग कराने का काम किया और इस साल आखिर तक, अगले साल शुरुआत में होशंगाबाद, हमारे नर्मदापुरम जो नया जिला हुआ है, उसकी सारी नहरों को हम सीमेंटीकृत कर चुके होंगे और आज लगभग हर गांव को मैंने प्रधानमंत्री सड़क से या मुख्यमंत्री सड़क से पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया है और गाँव की संख्या भी कम नहीं है। 2600 गाँव और लगभग 18 शहरों का ये संसदीय क्षेत्र है। 27 लाख की आबादी है, 19 लाख के आसपास मतदाता हैं और 290 किलोमीटर लंबा ये संसदीय क्षेत्र है। हिंदुस्तान के सबसे लंबे संसदीय क्षेत्रों में से एक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नहरों को पक्का करने से पानी की समस्या दूर हुई है और खाद्यान्न उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। सीमेंटीकरण से हमारी नहर के कटाव, पानी का जो दुरुपयोग हो रहा था उनसे बचाव हुआ और कृषि में उत्पादन की बहुत बढ़ोतरी हुई है। आज हम लोग जो किसान पहले कम गेहूं काटते थे, आज बहुत गेहूं काटने लगे हैं। पानी की समस्या तो लगभग ख़त्म हो गई है किसानों के लिए। आज नहर हमेशा चल रही है, तो सारी समस्या तो किसानों की यहाँ पानी की तो ख़त्म हो चुकी है। होशंगाबाद सांसद उदय प्रताप सिंह के सामने अपने संसदीय क्षेत्र में अच्छे शैक्षणिक संस्थान विकसित करने की भी चुनौती थी। इसकी शुरुआत इन्होंने खुद की और ग्रामीण इलाके में CBSE से संबद्ध शैक्षणिक संस्थान की शुरुआत की। इस विद्यालय में बेहतरीन शिक्षा के साथ ही खेल एवं अन्य गतिविधियों के साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। I like this school very much. There is this promote all the activities like sports and also education, various dance facilities, music facilities are there. जिस तरीके का एजुकेशन मैंने नर्सरी से इस स्कूल में देखा है, वो आसपास के मेरे जितनी भी जगह पे मैंने और बच्चों को दूसरे स्कूलों से बात की है, उतना अच्छा इस स्कूल के कंपैरिजन में तो नहीं है। वर्तमान में इस विद्यालय के छात्र देश के कई उच्च संस्थानों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। जो हमारे बच्चे MBBS IIT सिलेक्शन हुआ, मतलब गांव से बच्चे यहाँ 40 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो दैट स्पीक्स इन इटसेल्फ कि कुछ तो अट्रैक्शन होगा कि बच्चे इतने दूर आए। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते पैसा के कारण, वी आर गिविंग देम अ लॉट ऑफ फ्री शिप्स।
सांसद उदय प्रताप सिंह की पत्नी के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे स्कूल की स्थापना इनके ससुर जी का सपना था। पापा जी थे, मतलब ससुर साहब थे मेरे, तो उन्होंने ही हम लोगों को सबसे पहले ये मतलब क्या कहेंगे उसे कि बताया कि यहाँ एजुकेशन बहुत बिलो है। इसके लिए उन्होंने हमसे, राव साहब से कहा कि यहाँ एक स्कूल डालो, आप इस क्षेत्र के लोगों को स्कूलिंग की सुविधा मिले एजुकेशन में। आज हमारे स्कूल को 13-14 ईयर्स होने को हैं, तो आज तो हमारे यहाँ वो दूसरी पेरेंट्स वाली पीढ़ी आ चुकी है जो समझती है कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं आप अपनी संसदीय क्षेत्र में? हम लोगों ने मॉडल स्कूल बनाए। मेरे यहाँ 7 केवी चलते हैं, नवोदय हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ विद्या भारती और ग्राम भारती के जो स्कूल चलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं, उनका शिक्षा का स्तर अच्छा है। तो सांसद के रूप में हम जो मदद कर सकते हैं उन स्कूलों को प्रमोट करने के लिए हम लोग वो काम करते हैं। हेल्थ सेक्टर में पहले पिछड़े हुए थे हम, लेकिन पिछले 3-4 सालों में हम लोगों ने हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जब पूरे देश में ऑक्सीजन का संकट था, हम लोग उस चुनौतीपूर्ण समय में लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में कामयाब हुए। नरसिंहपुर में हमने ऑक्सीजन का प्लांट लगाया है, पिपरिया के अंदर हम ये काम कर पाए हैं, गाडरवारा में एनटीपीसी हमारा जो है उसके माध्यम से हमने एक ऑक्सीजन यूनिट खड़ी की है, होशंगाबाद में ऑक्सीजन यूनिट खड़ी की है। तो अब ऑक्सीजन का आगामी समय में कोई संकट नहीं है। हॉस्पिटल सेक्टर, स्वास्थ्य का हमारा जो एक सिस्टम है उसको हम लोगों ने बहुत बेहतर पहले से किया है। नरसिंहपुर के जिलाधिकारी के मुताबिक सांसद महोदय ने कोरोना संकट के समय एमपी लैट का पैसा आईसीयू बनाने और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर किया। दिशा की बैठक हमारे जिले में नियमित होती है, लगभग हर 3 महीने में होने का प्रावधान है, और हर 3 महीने वो बैठकें होती हैं। और अच्छी बात यह है कि माननीय सांसद जी का मार्गदर्शन हमें निरंतर मिलता रहता है। एमपी लैड की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें अभी कोरोना काल था, उसमें भी काफ़ी परेशानी हुई। जो सेकंड फेज़ था, फर्स्ट फेज़ था, उसमें भी तो इन सब चीज़ों में भी काफ़ी खर्चा हुआ। जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए विशेष रूप से हम लोगों ने फोकस किया, तो हमने आईसीयू बनाने का प्रयास किया कि वो सब भी बने। होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 3 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें नरसिंहपुर, तेंदुखेड़ा, गाडरवारा, सिवनी मालवा, होशंगाबाद, सुहागपुर, पिपरिया और उदयपुरा शामिल है। उदय प्रताप जी, जो आपका संसदीय क्षेत्र है नर्मदापुरम का, इसमें लगभग 75% जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 25% जो है वो शहरी क्षेत्रों में रहती है। जो किसानों का उत्पाद है वो सही तरीके से आर्थिक लाभ उन तक पहुंचे, उसके लिए क्या बड़े काम आपके संसदीय क्षेत्र में? होशंगाबाद जो नर्मदापुरम जिला अब हुआ है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक जिला है। 80 लाख टन के आसपास हमारा प्रोक्योरमेंट पिछले वर्ष हुआ था। एशिया में किसी एक जिले में सबसे ज़्यादा वेयरहाउसिंग अगर है, माल भंडारण की अगर क्षमता कहीं है, तो वो होशंगाबाद हमारे नर्मदापुरम जिले में है। नरसिंहपुर जिला हमारा दलहन का बड़ा जिला है, गन्ने का यहाँ बड़ा क्षेत्र है। और आप ये मानकर चलो कि यहाँ पर नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा की दाल जो है, दिल्ली में अगर आप कहोगे कि हमें गाडरवारा की दाल चाहिए, आप चेन्नई में कहोगे गाडरवारा की दाल, तो आपको ये गाडरवारा की दाल उपलब्ध होगी। लगभग जैविक स्थिति में यहाँ की दालें पूरे देश में जाती हैं। बड़ा दलहन का क्षेत्र है। और गन्ने में हमारे यहाँ जो शुगर का परसेंटेज है और जो शुगर इंडस्ट्रीज़ यहाँ लगी हैं, उन इंडस्ट्रीज़ ने लोगों को उनका जो आर्थिक ढांचा है, स्ट्रक्चर है किसान का, उसको मजबूत करने का यहाँ पर काम किया। और यहाँ हम जो शक्कर तैयार होती है वो एक्सपोर्ट भी होती है, बहुत अच्छे स्तर की शक्कर है। उदय जी, एमएसपी का मुद्दा किसानों के लिए बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर देश में बड़ा आंदोलन भी हुआ। क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? क्या किसानों को एमएसपी के जो दाम है, चाहे दलहन की बात हो चाहे तिलहन की बात हो, वो मिल रहा है? एमएसपी का जो विषय है, जब मैं पहली बार सांसद बना उस समय जैसे चना और मसूर का एमएसपी 2800-2700 रुपये हुआ करता था। प्रधानमंत्री जी ने उसको तेज़ी से बढ़ाया और लगभग दुगना एमएसपी किया है। आज 52-51-5200 रुपये मसूर, 51-5300 रुपये चने का एमएसपी ले गए हैं। और जो हमारी दालें हैं, मूंग है, उड़द है, उसका एमएसपी लगभग 7000 रुपये के आसपास है। और लगातार इस पर सरकार ने काम किया है। गन्ने का जो हमारा समर्थन मूल्य है वो भी 300 रुपये कुंटल के आसपास रहता है। और जिस दिन 6000 रुपये के आसपास
MSP चना और मसूर का हो गया। मुझे लगता है किसान का जो सपना है, प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है इस देश के किसानों की आय दोगुनी करने का, जिसकी तरफ वो लगातार अपने योजनाओं के माध्यम से देश को ले भी जा रहे हैं, वो सपना शायद उस दिन हम साकार कर पाएंगे। संसद टीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर MSP और अनाज मंडियों में मिल रही सुविधाओं को लेकर किसानों के साथ बातचीत की। पहले रेट इतने हाई नहीं मिल पाते थे, अब हम लोगों को रेट भी अच्छे मिल जाते हैं और समय से पेमेंट हो जाता है, समय से घर पहुंच जाते हैं। नरसिंहपुर की अनाज मंडी में किसानों को दलहन के साथ ही गेहूं के भी अच्छे दाम मिल रहे हैं। फायदा ये हो रहा, समय से बिकने लगा। पहले कम रेट में बिकता था, अब अच्छे रेट में बिकने लगी। आज के युग में बहुत परिवर्तन आ गया है। आज मतलब पिछले साल से मतलब बहुत 300-400 रुपये तेज बिक रहा है गेहूँ। सरकार की सुविधाओं से खुश हैं अपन सब किसान। उदय जी, कृषि मंत्री भी जो हैं वो मध्य प्रदेश से ही ताल्लुक़ रखते हैं, और जो जैविक खेती जैसा आपने कहा और नेचुरल फार्मिंग जो है उसकी तरफ अब केंद्र सरकार ने भी उसके लिए बजट का आवंटन कर दिया है। आप कृषि मंत्री से आपने मध्य प्रदेश के संदर्भ में, अपनी संसदीय सीट के संदर्भ में, अपने किसानों के संदर्भ में विशेष बातचीत की है कुछ, और इस क्षेत्र में क्या भविष्य देखते हैं आप? मैंने लगातार इस बात का आग्रह किया है सरकार से भी और कमेटी के अंदर एक्सपर्ट्स के बीच में भी कि हमको इस पे काम करना पड़ेगा, और ये एक साथ परिवर्तन नहीं हो सकता इसका, ये सब धीरे धीरे होगा। तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, साथ ही जो जैविक खेती की तरफ जो लोग बढ़ रहे हैं उन लोगों को हमें कहीं ना कहीं उनको विशेष दर्जा उन किसानों को देना पड़ेगा, उनके उत्पाद को हमें विशेष रियायत देनी पड़ेगी, अलग से उनको प्रमोट करना पड़ेगा। सांसद उदय प्रताप सिंह ने जैविक खेती का मॉडल अपने किचन गार्डन में भी तैयार किया है। इनका किचन गार्डन काफी बड़ा है और इसमें बैगन, गोभी, भिंडी, टमाटर से लेकर तमाम सब्जियां ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की जाती है। पूरा परिवार इसी किचन गार्डन की सब्जियां खाता है। ये सारी चीज़ें, जैसे आप ये देखिए, यहाँ पर ये टमाटर लगा हुआ है और ये हमारी प्याज लगी हुई है, ये सब बिल्कुल जैविक है और लगातार हमारे परिवार के सदस्य इसको मॉनिटर करते हैं। विशेष रूप से इसका योगदान है, हम घर का अमरूद खाते हैं, घर का लहसुन हमारे पास है और नींबू घर का है। होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हुआ है। इटारसी रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर, लिफ्ट समेत अब तमाम यात्री सुविधाएं मौजूद हैं। सांसद महोदय के मुताबिक उद्योगों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास पहली शर्त है और होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर इनका पूरा जोर है। आपके संसदीय क्षेत्र में उद्योगों की स्थिति कैसी है, और क्योंकि आप इतने वर्षों से सांसद हैं तो वो उस स्थिति में परिवर्तन कितना आया है बीते वर्षों में? यहाँ पर हमारे जो हाईवेज़ हैं, एक्सप्रेसवे हैं और रेल का हमारा बड़ा एक तंत्र है। यहाँ पर लगभग 200 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक, 18 स्टेशंस हमारे यहाँ पर हैं। हमने उनको अपग्रेड करने का काम, उन पर सुविधाएं बढ़ाने का काम और लॉजिस्टिक आसानी से हो सके, क्योंकि उद्योगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है लॉजिस्टिक। तो उसके लिए हम लोगों ने लॉजिस्टिक हब इटारसी में तैयार कराया है, भारत सरकार और प्रदेश सरकार के सहयोग से। लेकिन मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि निजी क्षेत्र में भी उद्योग तभी आते हैं जब वहाँ का वातावरण अनुकूल हो, वहाँ के राजनेता उनकी वसूली की संस्कृति ना हो, ईमानदारी से उनकी मदद करें, और जब उद्योगपति अपने आप को संरक्षित महसूस करता है तभी वो उद्योग लगाता है। अनेक उद्योग, एक दो नहीं, मुझे लगता है कि 15 से अधिक इंडस्ट्रीज मेरे कार्यकाल में यहाँ पर लोगों ने व्यवस्थित तरीके से उनको बनाई है और इस देश की तरक्की में वो मदद भी कर रहे हैं। आपके संसदीय क्षेत्र में चाहे स्किल डेवलपमेंट हो या बाकी जो रोजगार से जुड़े हुए युवाओं को रोजगार मिले, उनकी आजीविका संभव हो, इस दिशा में क्या प्रयास आपकी तरफ से? इस देश की 135 करोड़ की आबादी में से 80% हमारा जो 80 करोड़ की हमारी जो आबादी है वो 40 साल से नीचे की है। उन पूरे लोगों को रोजगार देना संभव नहीं। मुझे लगता है इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको चुनौती के रूप में लिया और जो स्टार्टअप प्रोग्राम चलाया कि लोग अपना रोजगार पैदा करके दूसरों को दें। स्टार्टअप में 30 से 40% तक सब्सिडी महिलाओं को, बेरोजगार नौजवानों को जो भारत की और प्रदेश की सरकार दे रही है। जॉब ओरिएंटेड जो एक प्रोग्राम इस देश में मोदी जी ने चलाया है वो अनुकरणीय है और वो ही एक ऐसा प्रोग्राम है जो इस देश में नौजवानों को संतुष्ट कर सकता है। अन्यथा बड़ा कठिन विषय है, बड़ा ज्वलनशील समस्या है जिस पर भविष्य में और कैसे बेहतर काम होगा, मुझे लगता है चुनौती। होशंगाबाद संसदीय सीट में स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है।
स्थानीय प्रशासन एवं सांसद महोदय के प्रयासों से बीते वर्षों में नर्मदा नदी के किनारे पक्के घाटों का निर्माण हुआ है। नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु डुबकी लगाने आते हैं। श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय लोग भी मानते हैं कि घाटों पर सुविधाएं पहले से बेहतर हुई हैं। गवर्नमेंट ने जो इसमें परिवर्तन किया, खो भरने का कार्यक्रम किया और उससे अब ये सुविधा हो गई कि घाट के अंदर जो दुर्घटनाएं होती थी वो लगभग दही के बराबर हो गई। हमारे संसदीय क्षेत्र के जो माननीय उदय प्रताप सिंह जी है, बड़े धर्मशील हैं। धर्म के प्रति वो जागरूक भी हैं, जागरूक करते हैं और लगातार वह कर्तव्यनिष्ठ होते हुए भी समाज के नए आयाम इस रूप में स्थापित करते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र भी बन जाए, लोग विकासशील भी हो जाएं। हम 15 साल में ये देख रहे हैं कि लोग विचारशील तो हुए हैं, प्रकाशशील तो हुए हैं, लेकिन धर्मशील भी बने हुए हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। नर्मदापुरम के घाटों के सौंदर्यीकरण के साथ ही शहर के ड्रेनेज सिस्टम को ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ दिया गया है। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष समेत शहर के लोगों ने इसके लिए लंबा संघर्ष किया है। सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण काम था यहाँ पर मां नर्मदा के तट पर, वो जो सारे शहर का ड्रेनेज सीधा मां नर्मदा में मिलता था, उसको बंद करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की एक बड़ी योजना भी सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सांसद जी ने लगातार प्रयास करके नर्मदापुरम नगर के विकास के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से जो भी लाभ वो दिला सकते थे वो दिलाने का पूरा प्रयास उन्होंने किया है। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्षेत्र हो और चाहे जनता की सुविधा के लिए सड़कों का, और अब जो रेलवे लाइन डल रही है तो ये थ्रू रेलवे लाइन जा रही है, जो तीसरी लाइन है तो थ्रू गाड़ियाँ और माल गाड़ियाँ निकलेंगी, तो रेलवे ट्रैफिक और रोड ट्रैफिक दोनों बहुत सुविधाजनक हो रहा। ये अपने आप में और ये हमारे नर्मदापुरम जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात है। सांसद उदय प्रताप सिंह को पहले क्रिकेट खेलना पसंद था, लेकिन अब समाज सेवा ही इनका पसंदीदा काम है। पहले तो क्रिकेट खेलना पसंदीदा चीज़ होती थी। अगर जाग रहा हूँ और समय उपलब्ध है तो हर हाल में क्रिकेट खेलना है, ये शौक होता था पूरा। समय के साथ चीज़ें बदली हैं, समाज सेवा में आ गए, लेकिन अभी अगर परिवार के साथ रहने का अवसर मिलता है तो वो लगता है कि इससे ज़्यादा खुशी का कोई क्षण नहीं हो सकता आदमी की लाइफ में। समाज के बीच में काम, डेवलपमेंट, देश, ये चीज़ें इतनी प्राथमिकताएं में आ गई हैं कि दूसरी चीज़ें बहुत पीछे छूट गई। बदलाव तो ऐसा है पूर्णतः प्रत्येक क्षेत्र में देखें, अब हर कहीं विकास हुआ है। गांव में क्या था, पहले पानी आने की व्यवस्था भी नहीं थी, शांतिधाम सौदा वगैरह जो है वो भी नहीं थी व्यवस्था। भैया ही ने अपनी जगह दे के सारे निर्माण भी कराया है, शांतिधाम भी बन गया, पानी पेयजल के लिए भाई हर घर जल भी पहुंच रहा है, सारी व्यवस्थाएं कराई भैया ने। सांसद महोदय का परिवार इनकी ताकत है। इनकी मां को इस बात का गर्व है कि जनता इनके बेटे के काम से खुश है। मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे उम्मीद नहीं थी मेरा बेटा इतना ऊपर जाएगा, और अभी भी मुझे बेटे के ऊपर बहुत गर्व है। सबकी सेवा कर रहे हैं, घर की सेवा कर रहे हैं, जनता की कर रहे हैं, और भगवान से कृपा करती हूँ ऐसे ही सबका मनोबल बढ़ाते रहें। कोई टाइम टेबल नहीं है इनका, कब जा रहा है, कब सेवा कर रहा है, कब घर लौटे। मैं इंतज़ार करती हूँ अपने बेटे का, कब सेवा करके घर लौटे, कब मुझे सामने मिले। पब्लिक लाइफ में व्यस्तता के चलते सांसद उदय प्रताप सिंह अपने परिवार को कम ही समय दे पाते हैं, लेकिन इनकी फैमिली इनके कामकाज के दायरे को बखूबी समझती है। राव साहब का मतलब एक स्पेशल क्वालिटी जिसे बोलेंगे कि वो हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं। मतलब पत्नी के रूप में तो 100% सहयोग है उसमें। जैसे बच्चों की तरफ से थोड़ा फ्री रखा उनको, बच्चों का एजुकेशन देख लिया, घर में जो काम होते थे वो पूरी तरह से देख लिए। कभी कभी टाइम बहुत कम दे पाते थे तो नेचुरल सी बात है, एज ए पत्नी थोड़ी इरिटेशन तो होती थी, बट फिर उसे समझा और उनकी मजबूरी को समझा कि वो चाहते तो हैं फैमिली को टाइम देना, बट है नहीं उनके पास टाइम, इसलिए नहीं दे पाते। सांसद महोदय का परिवार जनता के प्रति इनकी कमिटमेंट से भी खुश है। जब से उनको
पब्लिक लाइफ में देख रहे हैं, तब से जो चीज़ सबसे ज़्यादा उभर के आती है वो है उनकी अप्रोचेबिलिटी। मतलब एक नॉर्मल आदमी जो बिल्कुल गांव का रहने वाला, जिसका कोई सोर्स नहीं है, किसी को नहीं जानता है, वो रैंडम आदमी भी चल के सीधा आके उनसे डायरेक्टली बात कर सकता है, डायरेक्टली लोगों के फ़ोन उठाते हैं। तो जिस लेवल की अप्रोचेबिलिटी उनकी है, मैंने आज तक किसी भी पॉलिटिशियन की इतनी अप्रोचेबिलिटी देखी नहीं है। डाउन टू अर्थ फर्स्ट, सेकेंडली प्रोग्रेसिव थॉट्स। वाई इज़ इट प्रोग्रेसिव? क्योंकि जहाँ ऑलरेडी प्रोग्रेस हो रही है वो वहाँ पे जाके कुछ नया या कुछ उसी चीज़ में एफर्ट डालने की कोशिश नहीं करते हैं। जहाँ पे रिसोर्सेज हैं वहाँ पे ही ट्राइज टू गेट समथिंग न्यू। सांसद उदय प्रताप सिंह के परिजनों का कहना है कि इनमें वक्त के साथ खुद में बदलाव लाने की खूबी है। पापा भी बहुत पहले के समय से मध्य प्रदेश के एक रूरल बैकग्राउंड से आते हुए उनका डिजिटल में इतनी ना उनको जानकारी थी, ना उन्होंने गैजेट्स को इतना ज़्यादा यूज़ किया था। बट अगर अब देखेंगे तो हमारे फैमिली में एप्लीकेशंस हो जाएं, ऑनलाइन बुकिंग्स हो जाएं, किसी भी तरह का सोशल मीडिया प्रेजेंस है, वो बहुत बढ़िया है उनका। सांसद महोदय के मुताबिक इनके संसदीय क्षेत्र में शिक्षा और हेल्थ के क्षेत्र में अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है और इस दिशा में ये लगातार काम कर रहे हैं। ऐसा कौन सा आपके दिमाग में अभी भी काम बचे हैं कि जिनको आप पूरा करना चाहते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में? मुझे लगता है कि मैं यहाँ का जो नौजवान है, जो बच्चे हैं, वो तकनीकी शिक्षा उनको यहाँ पर मिले, स्वास्थ्य की शिक्षा उनको यहाँ पर मिले। मुझे लगता है कि मेरा वो एक सपना है कि जब हम गांव को आपस में भी जोड़ के सड़कों से जोड़ने का हम काम कर पाएंगे, क्योंकि सड़क विकास पैदा करती है, सड़क बाजार पैदा करती है, सड़क शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करती है, सड़क आपको जो चुनौती है गांव में, उस चुनौती को दूर करने का, पूरा करने का काम करती है। तो इस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है अगला चरण जो है वो गांव को आपस में इंटरलिंकिंग को जोड़, सड़कों को उपलब्ध कराने वाला एक प्रोग्राम हमारे यहाँ आएगा। वो शायद हम कह पाएंगे कि हम गांव को सारी सुविधाएं दे पाए। तो उदय प्रताप जी का साफ कहना है कि अपने संसदीय क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा पे उनका भविष्य में जोर रहने वाला है, साथ ही गांव की जो इंटरकनेक्टिविटी है उसके ऊपर उनका खासा ध्यान रहने वाला है, ताकि इस क्षेत्र की आम जनता को सीधा फायदा हो सके। उदय प्रताप जी, आपने संसद टीवी के लिए बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।